नमस्कार दोस्तों। आज हम जे कृष्णमूर्ति द्वारा शिक्षा के कार्य और उसके उद्देश्य पे दिए गए एक वार्ता को जानेंगे, जो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कृष्णमूर्ति जिसे शिक्षा कहते थे और हम जिसे शिक्षा समझते हैं, उसमें फ़र्क क्या है। तो शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं ही यह पता लगाएं कि शिक्षा का क्या कार्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं। इस बारे में अनेक तरह की बातें हैं, कितनी ही पुस्तकें हैं, कितने ही दार्शनिक सिद्धांतों और पद्धतियों का आविष्कार किया गया है और कितने ही लोगों ने इस पर विचार किया है। लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि हर शिक्षा पद्धति, चाहे वह एकदम नई हो या पुरानी, असफल हो चुकी है, क्योंकि वह इस संसार में ना तो मनुष्य के बीच शांति ला पाई है और ना उसने कोई गहन सांस्कृतिक उत्थान का काम किया है। अर्थात मन के उत्थान और संपूर्ण विकास में कोई पद्धति मदद नहीं कर पाई है। मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर एक इसका पता लगाए कि शिक्षा का कार्य आखिर क्या है। विशेष तौर पर किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमें शिक्षित क्यों किया जाता है और वर्तमान में हमारी शिक्षा कहाँ है। जब आप दुनिया में चारों तरफ नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा असफल रही है, क्योंकि इसने युद्धों को रोकने में मदद नहीं की है, ना तो इसने संसार में शांति लाने की सहायता की है और ना ही इसने मनुष्य को किसी प्रकार की समझ ही प्रदान की है। इसके विपरीत हमारी समस्याओं में और अधिक वृद्धि हुई है और अधिक विध्वंसकारी युद्ध हो रहे हैं तथा पहले से बड़े कलेश पैदा हो रहे हैं। अतः क्या हम में से हर एक के लिए यह पता लगाना जरूरी नहीं है कि शिक्षित होने के पीछे कुल मंशा क्या है। बड़े बड़े अधिकारी, विद्वान हमें यह बताते हैं कि शिक्षा क्या है या क्या नहीं है अथवा क्या होनी चाहिए, परंतु ऐसे अधिकारी, विद्वान उन तमाम विशेषज्ञों की ही तरह हैं, शिक्षा का अर्थ नहीं जानते। उनका अपना एक विशेष दृष्टिकोण होता है, अतएव उसमें समग्रता नहीं होती। इसलिए मुझे यह लगता है कि इस संबंध में सारे विशेषज्ञों, सारे शिक्षा शास्त्रियों की मान्यताओं को परे हटाकर शिक्षा का अर्थ क्या है, हमें शिक्षित क्यों किया जाता है और यह शिक्षा किस स्तर की हो, इन बातों का पता लगाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा केवल तकनीकी स्तर पर ही हो, यानी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरियां पाना और नौकरियां पाने के प्रयोजन से विभिन्न परीक्षाएं पास करना ही है, या फिर यह एक सर्वांगीण प्रक्रिया है, ना कि सिर्फ रोजी रोटी कमाने का साधन और उसी स्तर पर उसका संगठन। सर्वांगीण शिक्षा क्या है, इसके निहितार्थ क्या हैं, यह पता लगाना क्या हम में से प्रत्येक के लिए जरूरी नहीं है। यदि हम इसका पता लगा सकें, किसी वर्ग विशेष से जुड़कर नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से, कि मानव मात्र के लिए महत्व रखने वाली ऐसी सर्वांगीण शिक्षा के मूलभूत तत्व कौन से हों, तभी हम एक अलग तरह का विश्व बना पाएंगे। अभी तक हम देखते आए हैं कि किसी भी प्रकार की क्रांति संसार में शांति लाने में कामयाब नहीं हुई है। यहाँ तक कि साम्यवादी आंदोलन से भी मनुष्य का कोई बड़ा हित नहीं हो पाया है और ना किसी अन्य प्रकार के संगठित धर्म के द्वारा मनुष्य शांति पा सका है। संगठित धर्म शायद मनुष्य को भ्रामक शांति दे पाते हों, लेकिन मनुष्य के बीच जिस प्रकार की शांति होनी चाहिए वैसी शांति देने में वे असफल रहे हैं। इसलिए क्या ऐसा नहीं लगता कि हम में से प्रत्येक के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि इस प्रकार की परिस्थितियों को कैसे बदला जा सकता है। हो सकता है कि हम इम्तिहान पास कर लें, हमें कई तरह की नौकरियां मिल जाएं, लेकिन भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या का होना एक बड़ा प्रश्न है, जहां अनेक तरह के भाषाई और धार्मिक विभाजन हैं, युद्धों के फूट पड़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है, सुरक्षा कहीं नहीं है, हमारे आसपास सब कुछ विखंडित होता जा रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या जांच पड़ताल करना जरूरी नहीं है? एक ऐसी जांच पड़ताल जो सतही ना हो, जो कोरा वाद विवाद ना हो, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के विरोध में या एक विचारधारा को दूसरी के विरोध में खड़ा करना ना हो, बल्कि जिसके द्वारा हम में से हर कोई इसकी ठोस सच्चाई का पता लगा पाए। इसमें संदेह नहीं है कि सत्य सूचना या जानकारी से एकदम भिन्न बात है। ना तो लड़ाइयों ने, ना आधुनिकतम आणविक विनाशकारी हथियारों ने और ना ही किसी भी प्रकार की कट्टर धार्मिक अथवा राजनैतिक विचारधारा ने किसी भी समस्या का निदान किया है।
इसीलिए हम यानी आप और मैं किसी विचारधारा या पद्धति पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि हमें वास्तव में स्वयं ही यह पता लगाने का प्रयत्न करना होगा कि शिक्षित होने का कुल आशय आखिरकार क्या है, और यही प्रश्न हमारे लिए विचारणीय है। क्या परीक्षाएं पास कर लेने और नौकरी पा लेने पर शिक्षा का कार्य पूर्ण हो जाता है? क्या शिक्षा एक ऐसी सतत प्रक्रिया नहीं होती जो हमारी चेतना के, हमारे अंतस के भिन्न भिन्न तलों पर अनेक गतिविधियों में निरंतर चलती ही रहती है? इसके लिए सिर्फ जानकारी के दावे की नहीं, बल्कि वास्तविक समझ की दरकार होती है। हर धर्म, हर अध्यापक, हर राजनीतिक प्रणाली, ये सब हमें यह बताने में लगे हैं कि हम क्या करें, क्या सोचें और क्या आशाएं रखें। परंतु हमारे लिए क्या अब यह ज़रूरी नहीं हो गया है कि हम में से हर एक खुद ही इस पर विचार करे? आज की वास्तविक आवश्यकता यही है कि अपने लिए हम स्वयं ही प्रकाश बने, परंपरा की शक्ति से पोषित प्रभुतावादी प्रवृत्ति से जीवन को मुक्त रखें, ताकि हम में से प्रत्येक अपने ही भीतर अपना प्रकाश बन सके। वैसा हो पाने के लिए यह खोज लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने भीतर वह प्रकाश कैसे जागृत हो। उस प्रकाश के प्रकट होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अतः शिक्षा का कार्य क्या यह नहीं है कि समग्र क्रांति लाने में वह मनुष्य की सहायता करे? हम में से ज़्यादातर लोग छोटी मोटी क्रांति के बारे में सोचते हैं, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक। परंतु जिस क्रांति की बात मैं कर रहा हूँ, वह हर स्तर पर मनुष्य की चेतना, उसके जीवन और अस्तित्व में होने वाली संपूर्ण क्रांति है। पर उसके लिए बहुत गहरी समझ का होना आवश्यक है। यह किसी सिद्धांत या विचार पद्धति का परिणाम नहीं होती। इसके विपरीत किसी भी वैचारिक संरचना के दायरे में कोई क्रांति घटित नहीं हो सकती। यह संरचना अपना एक विशिष्ट प्रभाव तो छोड़ सकती है, पर वह प्रभाव क्रांति नहीं है। परंतु आज जिस क्रांति की आवश्यकता है, वह केवल तब संभव है जब मनुष्य का मन जिस रीति से कार्य कर रहा है, उसकी पूरी समझ हम में हो, और यह समझ किसी धर्म विशेष या किसी विशेष दार्शनिक सिद्धांत जैसे मार्क्सवाद से या किसी व्यवस्था विशेष जैसे पूंजीवाद से नहीं आ सकती। तात्पर्य यह है कि जब एक संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में स्वयं की समझ हम में होगी, तभी वह क्रांति संभव है। मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र वैसी क्रांति ही स्थायी शांति स्थापित कर सकती है। जाहिर है इसका मतलब होगा मन का संस्कारबद्धता से मुक्त होना, क्योंकि हम सभी अपने पर्यावरण, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक अथवा आर्थिक व्यवस्था और जिस समाज में हम रहते हैं, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार से संस्कारबद्ध हो जाया करते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से अपनी मृत्यु होने तक हमारे मन निरंतर इस प्रकार ढाले जाते हैं कि हम जीवन की समस्याओं का सामना एक हिंदू या ईसाई अथवा कम्युनिस्ट या किसी और प्रकार की पहचान से जुड़े रहकर करते हैं। जीवन जटिलताओं से भरपूर है, यह सतत गतिशील रहता है, परंतु फिर भी हमारे जीने के तौर तरीके संस्कारग्रस्त मन के द्वारा तय किए जाते हैं, और ऐसा मन जीवन की समस्याओं को अपनी सीमाओं के दायरे में ही ग्रहण करता है। इसलिए यदि हमें इस समस्या का समाधान करना है, तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि यह मालूम करें कि मन को संस्कार मुक्त कैसे किया जाए, ताकि समस्याओं को महज सुलझाते रहने की बजाय समस्या को सीधे सीधे सामना किया जा सके। हम में से ज़्यादातर लोग समस्या का हल खोजते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि समस्या से सीधे सीधे कैसे निपटा जाए। यदि मुझे यह मालूम हो कि समस्या का सामना प्रत्यक्ष रूप से कैसे किया जाता है, तो मुझे हल खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं किसी भी समस्या का, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, काम भावना से जुड़ी समस्या का सीधा सामना नहीं कर पाता। इसलिए जब भी वह उत्पन्न होती है, मैं तत्काल कोई उत्तर खोजने लगता हूँ, ताकि उससे छुटकारा पा सकूँ। परंतु यदि मुझे यह पता हो, यदि मैं समस्या का सीधे सीधा सामना करने में सक्षम होता हूँ, तो मैं उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करता। अब मैं समस्या से सीधे सीधे निपट लूँगा और उसका समाधान कर लूँगा, या मुझे पता होगा कि इसके बारे में क्या किया जाए। परंतु जब तक मुझ में यह जानने की अथवा स्वयं पता लगा सकने की क्षमता नहीं होगी, तब तक मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास, किसी गुरु के पास जाता रहूँगा, या किसी दार्शनिक विचार या प्रणाली का सहारा खोजता रहूँगा। सभी गुरु, दर्शन शास्त्र के सारे शिक्षक असफल रहे हैं, क्योंकि वह हमें यंत्र मानव बना देते हैं। वह हमें बताते हैं कि हम क्या करें, और वह हमसे जो कुछ कहते हैं उसे करने में, उनका अनुकरण करने की प्रक्रिया में ही हम और अधिक समस्याएं उत्पन्न कर बैठते हैं।
इसलिए हमें क्या करना है, इसे जानने की बजाय क्या यह समझना अधिक ज़रूरी नहीं है कि हम विचार कैसे करें और मन को तमाम संस्कारग्रस्तता से मुक्त कैसे करें। संस्कारबद्ध मन समस्याओं को अपनी सीमाओं के दायरे में ही ग्रहण करेगा, उन्हें कोई अलग अर्थ प्रदान करेगा, और सीमाबद्ध मन जब भी समस्याओं का सामना करता है, उनमें इजाफा ही करता है। इसलिए इस बात की जांच की जानी महत्वपूर्ण है कि क्या मन को उसके स्वनिर्मित दायरों से स्वतंत्र किया जाना संभव है, ताकि जीने की जटिलताओं का, जीवन की समस्याओं का वह सीधे सामना कर सके। मैं समझता हूँ कि वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि आप कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं या कुछ और हैं, बल्कि यह है कि जीने की इतनी अधिक जटिल समस्याओं का पूरी तरह नए ढंग से, एक नए मन के साथ, एक ऐसे मन के साथ जिस पर संस्कारों का बोझ ना हो, जो निष्कर्षों से मुक्त हो, सीधे सीधे सामने करने योग्य कैसे बने। क्या यह संभव है कि मन नया और ताज़ा हो, सुस्पष्ट हो तथा किसी भी मलिनता से अछूता हो, ताकि अस्तित्व के जीवंत प्रश्नों से प्रत्यक्ष संपर्क कर सके? मैं कहता हूँ कि यह अवश्य संभव है। हम में से अधिकांश का सोचना यह है कि मन को संस्कारों से मुक्त कर पाना असंभव है। हम केवल यही सोचते हैं कि मन को सुसंस्कारित ही किया जा सकता है, इसे बेहतर आकार दिया जा सकता है, कर्म के अपेक्षाकृत उत्कृष्ट सांचे में ढाला जा सकता है। परंतु हमने स्वयं से यह कभी नहीं पूछा है कि क्या मन अपने आप को पूरी तरह से संस्कार मुक्त कर सकता है। पता नहीं आपने इस बारे में कभी सोचा या नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश इसी बारे में सोचा करते हैं कि सुधार कैसे करें, बेहतर कैसे बने, किस तरह बदलें। हम बदलाव, सुधार, बेहतरी जैसे कि अधिक अच्छे सामाजिक संबंध, पूंजीवाद का संशोधन, तौर तरीके में बदलाव आदि में ही लगे रहते हैं। परंतु हम अपने आप से यह प्रश्न कभी नहीं पूछते कि मन के लिए सभी संस्कारों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाना संभव है या नहीं, ताकि यह जीवन का पूरी तरह से सामना कर सके। और यहाँ जीवन का तात्पर्य सिर्फ जीविकोपार्जन तक सीमित ना होकर युद्ध और शांति की समस्या, परम सत्य से जुड़े प्रश्न, ईश्वर और मृत्यु की समस्या, यह सब कुछ है। क्या किसी संस्कारबद्ध मन के लिए यह संभव है कि वह इस सब को, इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझ पाए? इसीलिए बिल्कुल प्रारंभ से लेकर जब तक हम विश्वविद्यालय से पढ़कर बाहर नहीं आते, तब तक क्या यह कार्य शिक्षा का ही नहीं है कि वह हमें विभिन्न प्रकार के संस्कारित करने वाले प्रभावों को समझने में और उन प्रभावों को कैसे सुधारा जाए, यह जान पाने में हमारी मदद करे, ताकि हम हर समय अपने आप को पूर्ण क्रांति के दौर से गुजरता हुआ पाएं। मन किस ढंग से कार्य करता है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का कार्य कुछ परीक्षाएं पास कर हमें नौकरियां पाने के योग्य बनाना ही नहीं है, बल्कि यह समझने में हमारी मदद करना भी है कि मन किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि मन के कार्य करने का तरीका ही अनेक उपद्रवों का कारण है, यही अनेक युद्धों को जन्म देता है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी है जिससे कि मनुष्य की सारी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं और वह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थपूर्वक जी सकता है, परंतु फिर भी ऐसा जीवन असंभव बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य का संस्कारित मन ईसाई, हिंदू, भारतीय, पाकिस्तानी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, आस्तिक एवं नास्तिक आदि ऐसा होने नहीं देता। अतः हम में से हरेक के लिए मन को समझना क्या बहुत ज़रूरी नहीं है? शंकर, बुद्ध अथवा मार्क्स के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की प्रज्ञा की रोशनी में समझना कि हमारा मन किस तरह से कार्य करता है। यदि हम यह समझ सकें तो यह सबसे बड़ी क्रांति होगी, और उस क्रांति से कार्यों, गतिविधियों का एक नया सिलसिला आरंभ हो सकेगा। इसलिए प्रश्न यह है कि मन को किस तरह से समझा जा सकता है। समझ शब्द का अर्थ क्या है? क्या समझ से हमारा तात्पर्य केवल शाब्दिक स्तर से है? क्या यह सिर्फ ऊपरी तौर पर है, या यह ऐसी समझ है जो मन के काम करने के तौर तरीके के निरीक्षण से आती है, जब उसमें सजगता होती है, बोध होता है? जब हम मन के क्रियाकलापों पर अपनी राय नहीं देते, उनकी तुलना नहीं करते, बल्कि इतने गहन रूप से उनको देखते भर हैं कि मन की गतिविधि का पूरी तरह अंत हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? जो एक समस्या तमाम दूसरी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है, वह है युद्ध की समस्या। और भी अनेक समस्याएं हैं, जैसे घृणा की समस्या, प्रेम की समस्या, या क्या किसी परम सत्य
का अस्तित्व है, ईश्वर है या नहीं, हम इन्हें तब ही समझ सकते हैं जब हम उन पर मुक्त और शांत मन से विचार कर पाएँ। जब हम किसी निष्कर्ष से बंधे ना हों, जब हमारा मन मैं जानता हूँ कि इस समस्या से कैसे निपटा जाता है ऐसा ना कहे, बल्कि वह इस योग्य हो कि सारे अभिमतों से, सारी तुलनाओं से मुक्त रहते हुए उन पर ध्यान दे सके। इस बारे में हमारी एक कठिनाई यह भी है कि हमारे मन किसी तय लीक पर चलने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। आप जानते ही हैं कि मन के कार्य चेतन और अवचेतन तलों पर होते हैं और हमारे अधिकांश क्रियाकलाप चेतन तल पर होते हैं। अपने मन की अवचेतन प्रक्रिया के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमें रोजी रोटी कमानी होती है, हम पूजा करते हैं या किसी का अनुसरण करते हैं। यह सब हम सतही मन से किया करते हैं। क्या यह जरूरी नहीं है कि अवचेतन मन को समझा जाए, क्योंकि वही तो हमें दिशा निर्देश देता है। अचेतन मन को समझ पाने के लिए यह जरूरी है कि चेतन मन शांत हो रहे, और यह तभी संभव होता है जब स्वयं को समझते हुए, रोज़मर्रा के क्रियाकलापों के दौरान मन को समझते हुए मैं अपने मन की संपूर्ण प्रक्रिया को सामने ले आता हूँ। जब मैं अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों, अपनी आदतों, अपनी बातचीत करने के ढंग, परंपराओं और रीति रिवाजों आदि उन सारी चीज़ों के प्रति सजग रहता हूँ जिन्हें मैं केवल दूसरों से किए जाने वाले अपने व्यवहार में ही देख सकता हूँ। अतः मन को समझने के लिए मुझे अपनी संपूर्ण प्रक्रिया की खोज करनी होगी। जब मैं दूसरों से अर्थात समाज से अपने संबंध के यथार्थ स्वरूप को खोलकर सामने ले आता हूँ, तो मेरे भीतर एक समग्र क्रांति घटित होती है। और यही वह क्रांति है जो जीवन के इन सतत द्वंद्वों का, अस्तित्व की इन कष्टदायी और असाधारण समस्याओं का सही ढंग से सामना कर सकती है। शायद आप में से कुछ लोग प्रश्न पूछना चाह रहे होंगे, उत्तर कहीं नहीं है, केवल समस्याएं ही होती हैं। और यदि हम किसी उत्तर की अपेक्षा करने लगते हैं तो हम समस्याओं को कभी समझ नहीं पाएंगे। यदि मेरा मन समस्या के हल की चिंता में डूबा रहता है तो मैं वास्तव में समस्या की जांच नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यह चिंता कर रहा हूँ कि समाधान कैसे मिले, इसे हल कैसे करें। आप इस आशा से प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। मेरी दृष्टि यह है कि केवल समस्या ही होती है, उत्तर नहीं होता। मैं यह स्पष्ट करूंगा कि ऐसा क्यों है। यदि मैं समस्या को समझ लेता हूं तो उत्तर खोजने की जरूरत नहीं रह जाती, परंतु समस्या को समझ सकने के लिए अद्भुत प्रज्ञा का होना आवश्यक है, जो तब नहीं हो सकती जब मैं उत्तर की चिंता करने लगता हूं। उदाहरण के लिए मृत्यु की समस्या को देखें। यदि मैं उसमें जुड़े सभी पहलुओं को समझ सकूं तो समस्या समाप्त हो जाती है, परंतु इस प्रकार की समझ तभी होती है जब भय नहीं होता। तो दोस्तों, यह वार्ता यहीं ख़त्म होती है। वैसे तो कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ बोला है, यह उसका एक छोटा सा अंश था। अगर आप चाहें तो मैं और भी ला सकता हूँ, आप कमेंट में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।